पहले के वीडियो में हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म, उसके अध्ययन और शिक्षा के बारे में जाना था। आज हम उसके अध्ययन, लेखन और देशभक्ति आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन को पुस्तकों का अध्ययन करने का बड़ा शौक था। पुस्तकों के माध्यम से वह विदेशी दार्शनिकों तक पहुंच जाता था। उसके लिए अध्ययन करना उतना ही सहज था जितना जीवित रहने के लिए श्वास लेना। पुस्तकालयों की सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात वह 1 या 2 फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा खर्च करके नई पुस्तक खरीद लेता था। नेपोलियन आत्मविश्लेषण करते हुए अनुभव करता था कि उसकी ऐसी भावुकता किस काम की है। वह अपनी पीढ़ी के प्रत्येक नवयुवक की भांति राज्य तथा समाज की गतिविधियों में रुचि नहीं ले पाता। नौकरी करते हुए खाली समय में सब उसके साथी खेलने कूदने अथवा महिलाओं के साथ गपशप करने में मशरूफ हो जाते थे। लेकिन नेपोलियन ऐसे समय में अपने भावी जीवन में काम आने वाली विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करता था। उसकी रुचि के विषय थे तोपे, सिद्धांत व इतिहास, आक्रमण करने की कला, प्लेटो का गणतंत्र, वार्सिया का संविधान, स्पार्टा राज्य, मिस्र का इतिहास तथा कार्वर्स का इतिहास, जनसंख्या वृद्धि की विधियां, नैतिकता की सांख्यिकी, अमीर तंत्र का इतिहास तथा अमीरों के कुकृत्यों की गाथा, स्विट्जरलैंड का इतिहास तथा संविधान, भारत का विवरण, चीन, भारत व इनके राज्यों का इतिहास तथा संविधान, वफन तथा मैकियावली, टाट एवं तुर्क, तौर तरीके व रीति रिवाज तथा उनके देश की भौगोलिक स्थिति, वर्तमान फ्रांस में अंग्रेजों की स्थिति, फ्रेडरिक महान के अभियान, एथेंस के वासी, इंग्लैंड का इतिहास, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, नक्षत्र विज्ञान, भूविज्ञान तथा मौसम विज्ञान आदि। वह इन सभी विषयों की पुस्तकें पूरे मनोयोग से पढ़ा करता था। उसने अपनी पुस्तकों के केवल पृष्ठ ही नहीं पलटे बल्कि उनका बड़ी ही गहनता से अध्ययन भी किया। नेपोलियन के अस्पष्ट हस्तलेख के विविध टिप्पणियों वाला एक संकलन उपलब्ध है, जिसकी विषय वस्तु को पुनः मुद्रित करके 400 पृष्ठों का एक संकलन तैयार किया गया है। इस संकलन में हमें सैक्सन राज्य का मानचित्र, 3 शताब्दियों के राजाओं की वंशावली, प्राचीन क्रेटे के दलित जातियों के विविध रूप भेद, 27 कैलिफ शासकों की शौर्य गाथाओं के अतिरिक्त नेपोलियन के शासन करने की अवधि तथा उसकी पत्नियों के आचरण का विवरण भी मिलता है। इसमें विशेष रूप से मिस्र तथा भारत के अनेक दर्शनीय व उल्लेखनीय स्थलों का विवरण भी उपलब्ध है। विशाल पिरामिडों के व वेहमन पंथ का भी विस्तृत विवरण है। वह राइनल की पुस्तक के इस आवरण को उजागर करता है। मिस्र के 2 समुद्रों के मध्य स्थिति ये वस्तुतः पूर्व व पश्चिम के मध्य की स्थिति थी। इस रूप से उसके विश्व का प्रमुख व्यापार केंद्र होने के कारण अलेक्जेंडर महान समूचे विश्व को जीतकर मिस्र को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। नेपोलियन ने छोटी आयु में ही तोप लगाना, आत्महत्या, सम्राट के प्राधिकार, पुरुषों की असमानता आदि विषयों पर 1 दर्जन से अधिक निबंध व विवरण लिख डाले थे। इन सब से अधिक महत्वपूर्ण था कार्सिका के समस्त विवरण को उपलब्ध कराना। उन दिनों का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक रूसो भी नेपोलियन के यथार्थवाद से मात खा गया था। इस युवा अधिकारी ने मानव जाति की उत्पत्ति से संबंधित रूसो के किनारों को अति विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत किया, किंतु उसने अपनी एक टिप्पणी से उसके महत्व को श्रेहीन कर दिया। वह टिप्पणी इस प्रकार थी: मैं इसके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता। फिर नेपोलियन ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखा है, मानव जाति प्रारंभ से ही न तो एकांत प्रिय है और न ही घुमक्कर। वह स्वभाव से संपर्क प्रिय है, परंतु कुछ गिने चुने स्वार्थी लोग अलगाववादी होते हैं तथा वही अपनी मान्यता को लोक मान्यता का रूप दे देते हैं।
पृथ्वी पर जनसंख्या के सघन होने का पर अलगाव का विचार मन में होता है, जिसे गंभीर स्वभाव के महत्वाकांक्षी व्यक्ति हवा देते हैं। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति की बहुरूपिये ही नौजवानों की स्वच्छंदता पर रोक लगाते हैं तथा सभी कार्यों को अपने तरीके से व्यवस्थित करते हैं। उच्च कोटि के शीर्षस्थ विद्वानों ने नेपोलियन को प्रोत्साहित किया था। उन्हीं से प्रेरित होकर नेपोलियन ने कार्सिका पर कई लघु उपन्यास और कई लघु कथाएं लिखी। ये सभी फ्रांस सरकार के कोपभाजन बने, तो इनमें से किसी को भी न तो दंडित किया गया और न ही नेपोलियन के किसी लेख पर रोक लगी। अब है देशभक्ति। नेपोलियन अपनी मातृभूमि कार्सिका की नई समाज व्यवस्था के संबंध में खुलकर चर्चा करता था। फ्रांसीसी समुदाय से अलग थलग इस नौजवान की दृष्टि में अपनी मातृभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस विषय में उसने एक निबंध में लिखा है कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि अपहरणकर्ता के शासन को तोड़ना दैवी नियम के विरुद्ध है। यदि यह सच होता तो वध करके सिंहासन को हथियाने वाले तथा खाली सिंहासन पर कब्जा करने वाले प्रत्येक आतताई से ईश्वर पराजित होने वाले की रक्षा करता, जबकि वास्तविकता यह है कि हारने वाले को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। जब ऐसा होता है तो अपहरणकर्ता को अपने राज्य से खदेड़ने के अलावा उस राज्य का हित अधिकार कैसे हो सकता है? कार्सिका के नागरिक इतने कायर नहीं हैं जो अपने अधिकारों को न समझे। जिस प्रकार हमें जिनेवा की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला, उसी प्रकार हम फ्रांस की जंजीरों को भी तोड़ डालेंगे। नेपोलियन युद्ध में काम आने वाले गोला बारूद व तोप का अध्ययन हमेशा अंकों के हिसाब लगाकर करता था, अतः उसे जन्मजात गणितज्ञ कहा जाता था। अपने विचारों को लिपिबद्ध करने के साथ ही वह कार्सिका में उन उपयुक्त स्थानों के पते ठिकाने व उनका भूगोल भी तैयार करता था, जहां युद्ध के समय खाइयां खोदी जा सकती थी, गोला बारूद छिपाया जा सकता था या सेना को सुरक्षित रखा जा सकता था। देशभक्ति की कविताओं व भावुकता के कारण जहां वह पूरे कार्सिका में छाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर वह नक्शे बनाते समय उन स्थानों पर क्रॉस चिन्ह लगाता जाता था जहां तोपें जमाई जानी थी। उसके कक्ष में चारों ओर नक्शे ही नक्शे टंगे रहते थे। वह जलपान गृहों में होने वाली चर्चाओं का पुनः विश्लेषण करता और वेस्टमिंस्टर में होने वाली संसदीय कार्यवाहियों की प्रतियां भी लेता था। साथ ही कार्सिका के सीमावर्ती भागों के चित्र भी बनाता था। यह नेपोलियन का देश प्रेम ही था कि उसने सैनिक अधिकारी बनकर प्रशिक्षण संस्थान से बाहर आने पर अपना संकल्प दोहराया कि मैं अपनी मातृभूमि को फ्रांस की गुलामी से मुक्त कराऊंगा। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वह नक्शे तैयार करता रहता था और सैनिक कार्यवाही की योजना बनाता रहता था। जिन दिनों वह कार्सिका की मुक्ति के लिए योजना बना रहा था, उसी दौरान उसे मां का एक पत्र मिला, जिससे उसके शक्तिशाली एवं संरक्षक पिता के देहांत की सूचना मिली। के मुखिया के मर जाने से नेपोलियन के परिवार की स्थिति बेहद शोचनीय हो चली थी। नेपोलियन के भाई बेरोजगार थे, अतः मां ने पत्र द्वारा अपने दूसरे बेटे से आर्थिक सहायता मांगी थी। मां के आग्रह भरे पत्र को पढ़कर पिता की मृत्यु के शोक में डूबा नेपोलियन तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गया। जाने से पहले उसने अपनी निजी डायरी में लिखा था, मैं सर्वदा एकाकी ये विचार वाला लोगों की भीड़ में घिरा होकर भी अकेला हूँ। मैं अपने घर लौट रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ही अपनी माँ के सपनों को साकार और उसके मन की व्याकुलता को दूर कर सकता हूँ। किंतु क्या मेरे गंभीर विचारों की मृत्यु हो जानी चाहिए? विगत 6-7 वर्षों से मैं अपने देश से बहुत दूर रहा। यह कितने हर्ष की बात है कि मैं अपने लोगों को एक बार फिर से देखूंगा। ऐसे में मेरा भागना बहुत बुरा है। दुर्भाग्य मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है और मुझे लगता है कि अब सब कुछ दुखमय है।
मातृभूमि के सभी लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं और उन हाथों को चूमने के लिए विवश हैं जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे में मैं अपनी मातृभूमि के प्रति अटल श्रद्धा के रखते हुए अपने जीवन को देश के लिए समर्पित क्यों न कर दूं? अपने अस्त्र शस्त्रों को ही पत्नी मानकर तथा उसके गले में बाहें डालकर अपनी रातों को रंगीन क्यों न बनाऊं? यही आचरण मुझे सच्चा सुख व प्यार दे सकता है। स्वतंत्रता के बिना खुशियों का समय सपनों की भांति निरर्थक है। फ्रांसीसियों ने हमें अपने आप से अलग कर दिया है। इसी कारण हम अपने नैतिक आदर्शों को भूल गए हैं। मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है, किंतु अभी मुझ में वह शक्ति नहीं जिसके बल पर मैं अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सकूं। मैं इस संसार से घृणा करता हूं। हमें अपनी स्वतंत्रता के मध्य खड़े ये निजी स्वार्थ की दीवार को तोड़ना होगा। मुझे तुरंत क्रियाशील होना चाहिए। मेरे जीवन में पल भर का भी सुख नहीं है। मेरा यह जीवन बोझ बन चुका है। मेरे लिए सुख के विचार निरर्थक हैं, क्योंकि अभी मैं अपने ढंग से नहीं जी सकता। नेपोलियन जब अपने घर पहुंचा तो उसे घर की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। बेरोजगार व बेकार भाइयों और पिता की मृत्यु ने घर की आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह तोड़ डाला था। उसे कठिनाई से अपनी माँ व घर के अन्य सदस्यों को सांत्वना दी और घर की दशा सुधारने की मंशा से कई माह तक अपने परिवार के साथ रहा। नेपोलियन पर जहां अपने परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी थी, तो दूसरी ओर उसका तन मन और आत्मा अपनी मातृभूमि को फ्रांस के चंगुल से मुक्त कराने के लिए छटपटा रही थी। उसके मन में बार बार यही इच्छा प्रबल होती थी कि वह फ्रांस के राजा पाउली तथा उसके चापलूसों पर नंगी तलवार लेकर टूट पड़े और फ्रांस को अपने कब्जे में ले ले। इसी तरह उसकी मातृभूमि कार्सिका खुद ब खुद गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाती, किंतु वह कार्सिका को स्वतंत्र कराने में सक्षम नहीं था। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या धन की थी। धन के अभाव में वह कुछ नहीं खरीद सकता था, न हथियार, न सेना के लिए आवश्यक वस्तुएं। उसकी आत्मा कार्सिका के जिस्म से लिपटी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए छटपटा रही थी। उसका चतुर, चालाक, तेज तर्रार मस्तिष्क समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। उसने अपने मन की यह गुप्त बात अपनी माँ से कही, तो वह उसे सावधान करती हुई बोली, जोश में होश खोना अक्लमंदी नहीं कहलाती। यह मत भूलो, फ्रांस एक शक्तिशाली देश है। उसका शासक पाउली कोई तुच्छ प्राणी नहीं है। पूरे फ्रांस की सैन्य शक्ति उसकी उंगली के इशारों पर नाचती है। अभी तुम्हारी स्थिति उससे टक्कर लेने की नहीं है, मगर इसका मतलब यह भी कदापि नहीं है कि तुम अपने भीतर धधकती ज्वाला को बुझा दो। उसे ज्वलंत रखो, किंतु इस तरह कि तुम उसमें जलकर भस्म न हो जाओ। यदि दिल की आग का प्रभाव तुम पर पड़ा तो तुम्हारा पतन निश्चित है, किंतु यदि तुम उस आग से खुद को सुरक्षित रख सके तो निसंदेह कार्सिका ही क्या, पूरा फ्रांस तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में होगा। नेपोलियन को अपनी माँ का हर शब्द उपयुक्त व उचित लगा। वह समझ गया कि मन के ज्वलंत प्रतिशोध की ज्वाला को यदि धैर्यपूर्वक संजोकर न रखा गया तो उसमें स्वयं नष्ट हो जाएगा। अपनी माँ द्वारा दी गई शिक्षा ग्रहण कर नेपोलियन अपने परिवार को धैर्य व सावधानी से रहने की सलाह देकर पेरिस वापस आ गया। नौजवान नेपोलियन को अपने उद्गार डायरी में लिखने की आदत थी। विद्यार्थी जीवन से ही वह डायरी लिखता आ रहा था। अपने मन में उठती तरह तरह की भावनाओं और विचारों को अपनी डायरी में लिख लेता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके मस्तिष्क में तरह तरह की योजनाएं जन्म लेती गई। सैनिक अधिकारी के रूप में फ्रांस को अपनी सेवाएं देते समय भी दिमाग में सैनिक महत्व की अनेक योजनाएं जन्म लेने लगी थी। इन योजनाओं को भी वह अपनी डायरी में नोट कर लेता था।
यूरोप के 12 राजाओं में सदा ही बलपूर्वक दूसरों से उनके राज्य छीनने की प्रवृत्ति रही है, जिनमें से एक दो राजा ही अपवाद थे जिन्होंने दूसरे राज्यों को बलपूर्वक अधिकार में नहीं लिया था। उनके प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त फ्रांस से कार्सिका को मुक्त कराने व फ्रांस की भारी क्षति की अनेक योजनाएं भी उस डायरी में लिखी थी। उसने अपनी गुप्त डायरी में उस समय की अपने मन में उपजी कड़वाहट को भी उजागर किया था, जब उसे न चाहते हुए भी शासक के जन्मदिन पर अपनी सैनिक वर्दी पहनकर राजा के चिरायु रहने की कामना व्यक्त करनी पड़ी थी। इस तरह डायरी में फ्रांस सरकार के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा गया था। यदि यह डायरी फ्रांस के अधिकारियों के हाथ लग जाती तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती, अतः वह उस डायरी को छिपा कर रखता था। 17 वर्ष की आयु में नेपोलियन ने फ्रांस की सेना में कमीशन लिया था। उन दिनों फ्रांस में जगह जगह क्रांति की चिंगारियां स्पष्ट देखी जा सकती थी, मगर नेपोलियन ने धैर्य का दामन थामे रखा, क्योंकि उसके पास धन का अभाव था। कार्सिका वासी भी राजामंद नहीं थे, तो जो वह उनके लिए हथियार खरीद पाता, उसे पहले उनकी स्थिति महसूस करनी थी। 1785 से 1788 तक इस नौजवान ने कार्सिका को स्वतंत्र कराने की अपनी प्रबल अभिलाषा को दबाए रखा। इस बीच वह अपने सैनिक जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहा। अपनी योग्यता व सूझबूझ के हाल पर उसने तरक्की हासिल की थी। अपनी सेवाओं से सैनिक अधिकारियों को खुश रखने के साथ साथ नेपोलियन की नज़र फ्रांस में सुलगती चिंगारियों पर भी टिकी थी और फ्रांस सरकार पर भी। फ्रांस की सत्ता संभालने वाले उच्चाधिकारियों में आपसी तालमेल का अभाव था, उनमें विश्वास की कमी थी। एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हुए वे प्रत्येक कदम पर सतर्कता बरतते थे। आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण फ्रांस की दुश्मन शक्तियां प्रबल हो रही थी। फ्रांस की शासक पावली जनता का ध्यान नहीं रख पाता था, जिससे जनता बहुत परेशान थी। मजदूर वर्ग दास्ता का जीवन गुजार रहे थे और रईस वर्ग ने उनकी नकेल थाम रखी थी, जिससे मजदूर वर्ग गरीबी की ओर बढ़ रहा था और रईस अमीरी की ओर। सामर्थ्यवान सत्ता अपना खजाना भरने में जुटी थी, आम जनता कष्टपूर्ण जीवन गुजार रही थी। आखिर वह कब तक इस शोषण की नीति को सहन करती? आखिर जनता के रोष का ज्वालामुखी धधकने लगा था। इधर नेपोलियन की प्रतिभा से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारियों ने उसे विशेष कार्य सौंपे। यह कार्य कठिन गणन क्रिया से जुड़ा था तथा 200 सैनिकों के अधिकारी नेपोलियन को सुबह से शाम तक इस कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता था। नेपोलियन को सौंपा गया वह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसके कुछ उच्चाधिकारी उससे द्वेष भावना रखने लगे थे। वे इस बात से नाराज थे कि जो कार्य उन्हें सौंपा जाना चाहिए वह एक उन ईर्ष्यालु अधिकारियों के मनोभाव से गाफिल नहीं था। वह जानता था कि उनकी ईर्ष्या के चलते वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेगा। जनता के दुखों से वह भली भांति परिचित था। आम जनता को चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। 1789 में जनता की क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा और उसके भीतर का लावा फ्रांस के सामर्थ्यवान रईसों को भस्म करने लगा। नेपोलियन जनता के हितों का समर्थक था। फ्रांस में ऐसे समूह बन चुके थे जो परिवर्तन चाहते थे। वे गुट ढुलमुल नीतियों वाले ब्रिटेन समर्थक शासकों से भिड़ गए। नेपोलियन ने इनका साथ दिया और फ्रांस के अमीरों के खिलाफ जमकर युद्ध किया। 18वीं शताब्दी में पहली बार बैस्टिल में तूफान उठ खड़ा हुआ था। जनता द्वारा उठे उस तूफान के कारण फ्रांस की सरकार अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने पर आमादा हो गई। युवा लेफ्टिनेंट नेपोलियन के पर्वतीय शहर में भी जन समूह ने जबरदस्त लूट की। वह इतना दंगा भड़काया कि अमीर वर्ग अपनी सेना सहित युद्ध करने पर विवश हो गया। नेपोलियन अपने साथियों के साथ गलियों में खड़ा होकर लोगों को गोली मारने में उनकी सहायता करने लगा।
यह पहला अवसर था जब उसने खूब खुलकर गोलियां चलाई। निस्संदेह वह राज्य के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करके ही कार्य करता था, परंतु इस बात में भी संदेह नहीं है कि जिस जनसमूह से घृणा करता था उसके विरुद्ध अमीर तंत्र की तरह ही पूरे मनोयोग से जूझता भी था। उसके मन में केवल एक ही विचार उमड़ता घुमड़ता रहता था, कार्सिका के दिन बदलने वाले हैं। अमीरों के विरुद्ध जमकर हुए युद्ध में नेपोलियन ने अमीरों के सैनिकों को परास्त किया। फ्रांस में परिवर्तन के बाद जो नई सरकार बनी उसने नेपोलियन के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे फ्रांस में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में पदोन्नति दे दी। सेना में वह दूसरे नंबर का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। फ्रांस सरकार की ओर से मिले इस पुरस्कार से नेपोलियन के भीतर दबाव विद्रोह जाग उठा। भला जिस फ्रांस से वह घृणा करता था उसी की रक्षा का भार वह कैसे उठा सकता था। उसका उद्देश्य तो फ्रांस के कब्जे में फंसे अपने देश कार्सिका को मुक्त कराना था। उसने तुरंत फ्रांस सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिख भेजा। कार्सिका के प्रमुख नागरिकों का सम्मान उसके अपने देश में है। इसी कारण मुझे अपना देश फ्रांस से वापस लौटाने की प्रेरणा दे रहा है। सरकारी सेवा की उपेक्षा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने सरकारी सेवा का त्याग करने का मन बना लिया है। मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है। मैं फ्रांस सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। मैं फ्रांस का नहीं बल्कि कार्सिका का नागरिक हूँ जो फ्रांस की मुट्ठी में कैद है। नेपोलियन के इस पत्र से फ्रांस की सरकार को तीव्र झटका लगा। फ्रांसीसी सेना के सर्वोच्च कमांडर ने तुरंत उसे पदच्युत करने का आदेश जारी कर दिया। कार्सिका के निवासी तथा पाउली का शत्रु सालिसिटी कार्सिका का एक वरिष्ठ नागरिक था। जब उसे यह सब पता चला तो उसने नेपोलियन को अपने पास बुलाया और कार्सिका के सैन्य अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति कर नौकरी पर बहाल कर दिया। 1792 में ईस्टर के रविवार को एक खुला संघर्ष हुआ। यह संघर्ष कार्सिका की मुक्ति के लिए था। नेपोलियन ने कार्सिका की मुक्ति के लिए अपनी सारी ताकत उड़ेल दी थी। उसने अपने भाई जोसेफ तथा लूसियन के साथ मिलकर कार्सिका वासियों की क्रांति का नेतृत्व किया, किंतु क्रांति कुचल दी गई। पेरिस में नेपोलियन के विरुद्ध मुकदमा दायर हो गया। अपने उपद्रवी साथियों का शिकार बनने वाले पाउली ने तुरंत फ्रांस के प्रति अपनी वफादारी की उद्घोषणा कर दी तथा नेपोलियन को पद से हटाने में एक पल की भी देरी नहीं की। नेपोलियन बोनापार्ट को अपने परिवार सहित कार्सिका से पलायन करना पड़ा क्योंकि पाउली के समर्थकों ने उनके घर पर हमला कर दिया था। अब कार्सिका में किसी भी जगह उसके व उसके परिवार के लिए स्थान नहीं था। एक विशेष आदेश के तहत उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करके निष्कासित कर दिया गया था। उस समय नेपोलियन की आयु 23 वर्ष थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।